अपोजिशन कितनी समझदारी से और कितने खुले दिल से, बड़े दिल से चलती है। अपोजिशन वालों को दिल अपने बड़े करने पड़ेंगे सबको, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। छोटे दिल के साथ सब खत्म हो जाएंगे। अगर ये बड़ा दिल करेंगे तो सबके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल है। कि इन्हें किसी भी कीमत पे 2024 जीतना है, उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए ये लोग तैयार हैं। क्योंकि इनका एजेंडा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं है। हिंदू राष्ट्र वो कहते हैं बन चुका। मेरी जब भी बात हुई भागवत जी से या बीजेपी के लीडरों से, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र तो बन चुका। उनका खेल अब हिंदू राज बनाने का है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा आज मैं जो मुल्क के हालात है उस पर, और खास तौर से कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। 224 सीटों में से 136 सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा किया, और भाजपा जो हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा लेकर के पहुंची थी वो 64 सीटों पर सिमट गई। 24 के लिए कैसी तैयारियां होंगी अपोजिशन की, और खुद अब बीजेपी क्या करेगी, इन तमाम मसले पर एक बड़ी अहम शख्सियत से हम बात करेंगे जो सहाफत की दुनिया में मुमताज नाम आज भी है। उनकी एक एक बात जाहिर है कि हम सब के लिए, और हम ही सब के लिए नहीं बल्कि जो सियासत की दुनिया में है उनके लिए भी मिसाल राह हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब की, जो कि साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, और आज भी जितना वो सरगर्म है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बात करूंगा उनसे। सर, कर्नाटक में जिस तरीके की हार हुई है बीजेपी की, या ये कह लें कि जिस तरीके की कांग्रेस की जीत हुई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हार पहली बार नहीं है, ये जीत भी पहली बार नहीं है। 2018 में भी, यानी 2019 के इलेक्शन से पहले बीजेपी तकरीबन कर्नाटक हार गई थी, वहां कांग्रेस की हुकूमत बनी थी। बीजेपी 2018 के आखिर में आते आते मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब हार गई थी। उसके बावजूद 2019 में बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें हासिल कर पाई। तो इसलिए यह समझना कि कर्नाटक की हार के नतीजे में मोदी की हार हो गई, या कर्नाटक की हार के नतीजे में कांग्रेस का रास्ता जो है खुल गया और बीजेपी का सवाल शुरू हो गया, ये गलत है। लेकिन एक बात सबसे अहम है इस हार और जीत से बड़ी बात, वो ये है कि 2000 कर्नाटक को पिछले 5 साल में बीजेपी ने गुजरात के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा लेबोरेटरी बनाया था हिंदुत्व की। और वहां पे पूरा उनका जो जोर था वो हिंदुत्वकरण करने पे था कर्नाटक के। वहां पे हलाल, हिजाब, लव जिहाद, गोश्त पे पाबंदी, तो दुनिया भर के खुराफात जितने मुमकिन हो सकते थे वो वहां पे इतने जोर शोर से करके मैं आ रहा हूं। मुस्लिम रिजर्वेशन और इलेक्शन लड़ा गया, कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा गया। इलेक्शन ऐसा लगता था टीपू सुल्तान से जंग हो रही है, टीपू सुल्तान को हराना है, टीपू सुल्तान से लड़ाई थी। इलेक्शन को फिर जब और वक्त आया तो ये हनुमान जी की जंग बन गई, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली के नारों से मोदी जी शुरू करते थे। तो ये बड़ी बात जो है वो भाजपा की हार नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये जो मजहबी सियासत थी, ये जो हिंदुत्व का जो एक ऐसी सियासत थी कि जिसका मकसद हिंदुओं के जज्बात को भड़काकर उनके अंदर खौफ पैदा करके उनके वोट हासिल करना था, ये उसकी नाकामी है और ये बड़ी बात है। तो अगर ये यहां पे नाकाम हुए हैं तो या तो इन्हें अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी, और या फिर आने वाला अंदाजा यह होता है कि इसके बाद अब इलेक्शन आने वाला है इस साल के आखिर में, अक्टूबर या नवंबर में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। अब अगर यहां पर भी शिकस्त होती है या यहां पे नहीं चलता इनका खेल, ये जो नफरत का खेल था, हिंदू मुस्लिम का खेल था, बांटने का खेल था, तो फिर मैं समझता हूं कि 2024 के रास्ते नजर आ जाएंगे, साफ नजर आ जाएगा कि क्या होने वाला है। कि लोगों ने एक बार फिर से वोटर वापस आ गया है बुनियादी मुद्दों के ऊपर। लेकिन शायद साहब, नहीं लगता कि भाजपा जो है बड़ा कंफ्यूज हो रही है, बड़ी कंफ्यूज सी पार्टी है? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ओबीसी
मुस्लिम को हम साथ जोड़ेंगे, और यूपी में शोर मचाती है निकाय चुनाव में कि साहब हमने बहुत टिकट दे दिए 395, और दूसरी तरफ मुस्लिम रिजर्वेशन पर वार करती है और अमित शाह वहां जाते हैं और बार बार एक चीज को चीख चीख के कहते हैं। मतलब ये कंफ्यूजन क्या है, मतलब कैसे ही मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं और जोड़ना मतलब नहीं, ये नहीं, क्या है? ऐसा ऐसा कंफ्यूज आप लोग हैं, वो कंफ्यूज नहीं है। हाँ। वो तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा। आज का नहीं, पुराना खेल है। हम हमेशा कहते थे कि ये 10 मुंह का सांप है। ये जो है हर मुंह अलग भाषा बोलता है। तो आरएसएस कुछ कहता है, विश्व हिंदू परिषद कुछ और कहती है, बजरंग दल कुछ और कहता है, बीजेपी कुछ और कहती है, इनके एबीवीपी कुछ और बातें करती है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कुछ पुचकारने का काम करते हैं, कुछ डराने का काम करते हैं, कुछ हड्डी फेंकते हैं, कुछ गले में फंदा डालते हैं। ये सारे काम होते हैं। तो वही काम आज भी हो रहा है। तो उसमें मत वो ये कोई कंफ्यूजन है मत आइए। इनका खेल बड़ा क्लियर है कि इन्हें किसी भी कीमत पे 2024 जीतना है। उसके लिए जो भी करना पड़े उसके लिए ये लोग तैयार हैं, क्योंकि इनका एजेंडा जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं है। हिंदू राष्ट्र वो कहते हैं बन चुका। मेरी जब भी बात हुई भागवत जी से या बीजेपी के लीडरों से, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र तो बन चुका। उनका खेल अब हिंदू राज बनाने का है। यानी हिंदुस्तान का आईन, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी सब हिंदुत्व के रंग में रंग जाए वाजे तौर पे। और मुसलमान भी इस बात को, और मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, दूसरे लोग जो हैं इस मुल्क के लिबरल, इस मुल्क के सेकुलर, इस बात को तस्लीम कर लेंगे हिंदू राष्ट्र तो बन चुका, अब तो हमें बस थोड़ा सा बचाना है कि ज्यादा ना हो जाए। यानी इस तरह का माहौल वो बनाते हैं। तो वो अलग अलग पैंतरेबाजियां चलती हैं, वो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। लेकिन आपने जैसा कहा कि हमारी मुलाकात हुई और हमने भी कई रिपोर्टें लिखी जी। तो मुलाकात से क्या लगा, क्या इनके मंसूबे, मतलब बातचीत से, और किस तरीके का, मतलब आप किस लिए मुलाकात? आप देखिए, मैं तो हमेशा से मुलाकातें करता आया हूँ। जी। मैं पिछले 30, 35, 40 साल से मुलाकातें करते आया हूँ। मुझे कभी कोई झिझक नहीं हुई। मेरे वालिद ने कहा था कि कितना बड़ा मुखालिफ हो उससे जाके उसकी आंख में आंख डाल के एतमाद से बात करो, भागो मत, खौफजदा मत हो। जो बचता है वो असल में सही मानों में पुरएतमाद आदमी नहीं होता। और जो मुखालिफ होता है, हमारे पैगंबर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि बदतरीन मुखालिफ से भी आखिरी वक्त तक कोशिश करते थे कि गुफ्तो शनीद को सुलह हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। और दूसरी चीज ये है कि मुखालिफ से जब बात करते हो तो उसके दिल की बातें भी जानते हो, उसके बारे में भी जानते हो, और वो आपके साथ भी एक रवैया रखते हैं कई जुबान का। आपसे एक ही जुबान में बोलते हो, ये आपकी हिमाकत है। आपको भी कई जुबानों में बोलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन तो हम मिले उनसे, मैं पहली बार नहीं मिला। मैं कम से कम मेरी चौथी मुलाकात थी। जब वो मैं एमपी था उस वक्त मेरी तकरीबन 2 घंटे उनसे बात हुई थी भागवत जी से। और भागवत जी को आज तक याद है वो बातें। और मैंने बहुत सारी बातें कही थी कि आप मुसलमानों के साथ आखिर करना क्या चाहते हैं। और अभी भी हमारी बात हुई तो हमारी ये हुई कि आखिर आप क्या समझ रहे हैं, क्या कर लेंगे आप। कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल मत तस्लीम। उन्होंने तस्लीम किया कि हम, थोड़ी कड़वी बात है, उन्होंने कहा कि हम समंदर में नहीं फेंक सकते मुसलमानों को, हमें रहना पड़ेगा उनके साथ, और हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि उन्हें अपने मजहब के हिसाब से रहना है। लेकिन मुझे जो नजर आया, उनका तस्वुर यह है कि मुसलमान तो रहें, अपने दीन के हिसाब से रहें, अपनी, लेकिन समाजी तौर पे, सियासी तौर पे हमारी जो डोमिनेंस है वो कबूल कर लें, हमारा जो है असर कबूल कर लें, और ये तस्लीम कर लें कि हमें इनके नीचे दबके रहना है। नहीं तो आप कैसे, मतलब वो क्या चाहते हैं? आप देखिए कि ना तो कोई प्रधानमंत्री है, अब तो चीफ मिनिस्टर भी पूरे मुल्क में नहीं है। जो कैबिनेट सरकार है वहां पे भी आप देख लीजिए, एक भी मुस्लिम जो है वो मिनिस्टर, मतलब किस तरीके से वो दब के क्या, और ऐसा होता है, मिनिस्टरों से कुछ नहीं होता। आप सारे मुसलमान मिनिस्टर बना दीजिए, आप क्या करते हैं, मुसलमानों का भला हो जाएगा। आप प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए हिंदुस्तान का, मुसलमान को क्या भला हो जाएगा। ये सब बेकार की बातें हैं। मिनिस्टरों वगैरह, हम लोग ये गलती करते हैं, हम ये देखते हैं कितने मुसलमान मिनिस्टर हैं, कितने मुसलमान अफसर हैं। भाई प्रेसिडेंट हो गया हिंदुस्तान के मुसलमान, क्या हो गया उससे, होम मिनिस्टर हो गया उससे क्या फर्क पड़ गया। तो ये सब नहीं, असल है जमीन के ऊपर क्या हो रहा है, और वो जमीन के ऊपर काम करते हैं। हम जमीन पे काम नहीं करते। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन के ऊपर, यानी छोटे से छोटा अफसर जो बाबू बैठा है किसी दफ्तर के अंदर, क्लर्क बैठा है, एक कांस्टेबल सड़क पे चल रहा है, उसका भी रवैया क्या होगा मुसलमानों की तरफ, मुसलमानों का उसकी तरफ। वो उसको जहन को बदल रहे हैं, वो जहन साजी करते हैं, वो आपकी फिक्र, अपनी सोच सबको बदल रहे हैं। वो आने वाले आरएसएस की जो तैयारी होती है वो अगले 100 साल की तैयारी होती है। देखिए,
1919 में बनी थी जमीयत उलमा हिंद और 1925 में बनी थी आरएसएस। जमीयत उलमा तो उसके बाद बिखरती गई, अपने खानदान के अंदर अलग पलटी होती रही उसकी, जो उसका ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा ताकत, ज्यादा काम, और जमीयत उलमा को देखकर आरएसएस बनी थी। और आरएसएस आज कहां से कहां पहुंच गई है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो वो लोग सिस्टमैटिक काम करते हैं। उनके यहाँ इतने सरसंचालक हो गए, किसी का बेटा, चलो बेटा नहीं है, शादी नहीं की, उसका भतीजा हो, भाई का बच्चा हो, कहीं कोई किसी को अहमियत नहीं मिली, कोई खानदान का वो नहीं हुआ। उन्होंने अपनी फिक्र को आगे बढ़ाया है। तो हमें भी सीखना चाहिए, हमें यहूदियों से सीखना चाहिए, हमें आरएसएस से सीखना चाहिए, हमें दूसरों की अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, अपनी बुरी चीजें छोड़नी चाहिए। मैं इसका कायल हूं, इसीलिए मैं हर एक से मिलकर उसको देखना, उसको समझना जरूरी समझता हूं। मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम अवाम को भी अपना जहन खुला रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी भी तामीर करनी चाहिए, अपने को भी बदलने की कोशिश करते रहना चाहिए, और अपने मुखालिफ की भी खूबियों को पहचानना चाहिए, अपनी खामियों को देखना चाहिए। हम करते क्या, अपनी खूबियां देखते हैं और दूसरे की सिर्फ खामियां देखते हैं। नहीं, बिल्कुल। हम कर्नाटक की बात कर रहे थे, तो वहां से चूंकि अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उस जीत को हमें नहीं समझना चाहिए कि ये कोई बीजेपी का, क्या लग रहा है अपोजिशन कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? देखिए, अपोजिशन तो बिखराव पे खड़ा है। अपोजिशन की दिक्कत ये है कि अपोजिशन की जो असल, जिसको कहते हैं धुरी है, वो कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ही अपोजिशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। कांग्रेस का, अपोजिशन का सबसे बड़ा, पार्टी का सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी ही अपोजिशन की सबसे बड़ी दिक्कत है। तो वो कैसे दिक्कत है कि राहुल गांधी बावजूद इसके कि बेहद मेहनत करते हैं, और मैं तो उनसे मोहब्बत करता हूं अपने बेटे की तरह। राजीव गांधी मेरे बहुत ही अजीज तरीन दोस्त थे, और मैंने हमेशा राहुल गांधी को अपना बेटा समझा है, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत पुरखुलूस हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वो जो टक्कर लेने का उनके अंदर होना चाहिए था मोदी की टक्कर पे, क्योंकि इलेक्शन जो होगा दो शख्सियतों के दरमियान होता है, दो पार्टियों के दरमियान नहीं होता। लोग वोट देते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए, इसको दें या उसको दें। वो जमाना गया जब पार्टियों के लिए वोट होता था, वो जमाना गया जब लोग नजरियात पे और फिक्र के ऊपर वोट देते थे, आइडियोलॉजी पे वोट देते थे। अब लोग वोट देते हैं एक शख्स को देख के। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसमें कौन सी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मोदी तो अपनी पर्सनैलिटी इतनी बड़ी कर चुका, राहुल गांधी की पर्सनैलिटी अब डेवलप हो रही है, लेकिन अपोजिशन अभी उसे कबूल करने को तैयार नहीं है। अभी अपोजिशन के जो लीडर हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, जितने भी शरद पवार हैं, दूसरे लोग हैं, वो अभी पूरी तरह से राहुल गांधी को कबूल करने को तैयार नहीं है। तो एक फार्मूला खुद कांग्रेस को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एक बड़े, तो किसको चेहरा बनाए? मैं बता रहा हूं कि जब आपके पास चेहरा ना हो तो फिर आपको दूसरा खेल बनाना पड़ता है, आपको दूसरे अंदाज से काम करना पड़ता है। और वो ये होगा कि आप एक कलेक्टिव लीडरशिप का ऐसा ग्रुप बनाएं जो इस बात को तय करे, जो आप आज ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि इस बात को कांग्रेस कबूल कर ले कि कुछ सूबे ऐसे हैं, आज देख लीजिए कि 2/3 सूबों में गैर कांग्रेसी हुकूमत है और वो हरा रहे हैं बार बार। गैर कांग्रेसी, माफ कीजिए, गैर बीजेपी हुकूमत है और बीजेपी को हरा रहे हैं। तो अगर बंगाल में कांग्रेस कबूल कर ले कि वहां पर डोमिनेंस जो है वो टीएमसी की है, कबूल कर ले कि बिहार में नीतीश और आरजेडी की है, यूपी में अखिलेश की और किसी हद तक मायावती की है, तो हर सूबे के अंदर एक अपना बड़ा एलाई ढूंढ ले। और ये लोग इस बात को मान लें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा यहाँ पे पंजाब कांग्रेस की है। कुछ सूबे ऐसे होंगे जहां पर अपोजिशन और कांग्रेस आमने सामने, से पंजाब है या दिल्ली है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने। इसका भी फार्मूला बनाना पड़ेगा। वो फार्मूला पुराना फार्मूला है जो मैंने बहुत काम किया जब जनता दल बनाने, मैं तो जनता दल से वक्त से 1977 में मैंने काम किया था बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा के साथ, जब मैं बिल्कुल 22-23 साल का लड़का था। लेकिन उस वक्त हम लोगों ऊंची सबसे बुलंद क़यादत के साथ बैठ के हम प्लान करते थे। उस वक्त से प्लान ये बना था कि जो जहां पर नंबर 1 हो, जिसकी सबसे ज्यादा वोट ली हो, उसको मिलेगा टिकट।
जो जीता है, और जहां नहीं जीता है वहां जो नंबर 2 आया है उसको टिकट मिलेगा लोकसभा का। ये फार्मूला होता है। तो कुछ फार्मूले के ऊपर बैठकर अगर बात कर ली जाए तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन 1 to 1 अगर लड़ाई दे पाएगी और एक 4-5 लोगों की ऐसी क़यादत सामने उभर कर आए कि जो मोदी के मुकाबले पर खड़ी हो सके और दिखा सके कि हमारे पास बेहतरीन लीडर हैं जो हिंदू। और एक तीसरी बात ये जो करनी पड़ेगी अपोजिशन को कि एक क्लियर कट प्लान देना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में हमारी, उनको ही दिखाना पड़ेगा कि हमारी जो ये इत्तेहाद है, ये एका है, ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, ये एक प्लान के तहत है आने वाले हिंदुस्तान को बदलने के लिए, हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। तो इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी प्लान होना चाहिए, सोशल प्लान होना चाहिए, माइनॉरिटीज के लिए प्लान होना चाहिए, दलितों के लिए प्लान होना चाहिए, मजदूरों के लिए प्लान होना चाहिए, रूरल देहात के लिए, किसानों के लिए प्लान होना चाहिए। अलग अलग उसके प्लान के जो हैं वो लाके अभी इसे पब्लिसिटी शुरू कर दें, प्रोजेक्ट सामने रखना शुरू कर दें, ताकि लोगों को पता लगे कि वो एक मुतबादिल प्लान के साथ आ रहे हैं। सिर्फ मुतबादिल प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं आ रहे, मुतबादिल प्लान के साथ आ रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ पार्टियां होती हैं, उनकी ताकत एक शख्सियत होती है, कुछ पार्टियां उनकी ताकत एक फिक्र होती है। तो अगर आपके पास शख्सियत नहीं है तो आप फिक्र से मारिए मोदी को, लेकिन आप फिक्र को नहीं ला पा रहे हैं। तो उस सब की जरूरत है, करने को बहुत कुछ है। एक चीज और शायद आपके अभी कर्नाटक में जो मुस्लिम 13-14% जो भी थे, उन्होंने बहुत मुत्तहिदा तौर पर कांग्रेस को वोट किया और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो इतनी बढ़त है उसकी वजह मुसलमान भी है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि 30% नहीं, मैं फिर भी मैं मानता नहीं हूँ। ये क्यों नहीं, इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है बीजेपी की तरफ से और उसके मीडिया की तरफ से, ये पैदा करने के लिए खौफ के सारी जो तब्दीली आई है, हिंदू नहीं गया, हिंदू नहीं बदला, ये तो मुसलमान ने खेल कर दिया, मुसलमान का साजिश थी। और अगर तुम्हें बचाना है तो वापस सारे एक हो जाओ, मुसलमान एक हो गए, तुम भी एक हो जाओ। ये किया जाता है, हम भी उस जाल में फंस जाते हैं, मुसलमान भी, हम बड़े खुश होते हैं मुसलमानों ने बदल दी हुकूमत, हम तो बादशाहगर हैं। हम कोई बादशाहगर नहीं है। 11-12% से आपके बादशाहगर नहीं होते। पहले भी कर्नाटक के अंदर 80% वोट, 80-90% वोट जो है वो कांग्रेस को ही जाता था। कुछ सिर्फ जिले थे ऐसे, मैसूर का और इसका इलाका था कि जहां पर जो है वो जनता नहीं, जेडीएस की सीटें कम हुई इसलिए, नहीं सुनिए मेरी बात, उनके पास वोट चला जाता था। जेडीएस की सीटें इसलिए कम हुई कि उनका जो अपनी जात का भी वोट है वो उनसे हटा है, उनका जो जनरल वोट था वो भी उनसे हटा है और मुस्लिम वोट भी हटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोट हटा है उनके, और मुस्लिम वोट भी उन्हें वहां मिलता था जहां उन्हें लगता था कि उनकी जात उन्हें दे रही है तो यहाँ पे वही जीत सकते हैं। मुसलमान का वोट जेडीएस को उस वक्त जाता था जब उसको लगता था कि जेडीएस वाला ही हरा सकता है, कांग्रेस वाला नहीं हरा पाएगा, तो मुसलमान वहां चला जाता था। आज जब जेडीएस का खुद अपना जवाल हो गया, उनके अपनी फैमिली के अंदर कलह हो गया, उनके बेटे में, उनके बहू में, उनके पोते में, सब में आपस में इख्तलाफात हो गए, तो सारा ही वोट हटा, मुस्लिम वोट नहीं हटा खाली। तो ये जो तस्वुर है कि मुस्लिम 11%, अब यूपी में तो 20% है, मुसलमान वोट से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी आपके सामने इलेक्शन हुए, कौन सा फर्क पड़ गया? बंगाल में अलबत्ता अहम, लेकिन उससे ज्यादा आसाम में 40% है मुस्लिम वोट, 36 से 40%, लेकिन आसाम में फिर भी हार जाते हैं। तो आप जहां मुसलमान को इकट्ठा करते हैं और शोर मचाते हैं, मुसलमान एक हो गया इंशाल्लाह जीतेगा, वहां आप हिंदू को इकट्ठा कर देते हैं। तो आपको अगर वोट भी डालना है, खामोशी से डालिए, आप अपने शोर मत मचाइए। हम लोग शोर ज्यादा मचाते हैं अपनी ताकत का। कर्नाटक में शोर तो नहीं मचाता, तो कर्नाटक वाला ये तो, लेकिन उसके बाद मचा रहे हैं ना। अच्छा। उसके बाद इधर के लोग ज्यादा मचा रहे हैं, इधर के सियासत ज्यादा मचा रहे हैं, बीजेपी ज्यादा मचा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ज्यादा जो रिपोर्टें आ रही हैं कि मुस्लिम वोट की वजह से बदला हुआ, ये उसी गोदी मीडिया के जरिए हैं जो बहुत दुखी है बीजेपी के हारने से। ये प्रो बीजेपी जो मीडिया है वही एक खबर फैला रहा है, ये बाकी लोग नहीं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, हम लोग पुराने लोगों से समझिए इस खेल को। ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, ये तो तमाम चीजें हैं जो हमारी मिली तंजीमें हैं, अभी 24 आ रहा है, उनका क्या रोल हो सकता है, रोल होगा भी नहीं होगा, और क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारी मिली तंजीमों को चाहिए कि वो खामोश रहें, वो अपना इत्मीनान से लोगों को जगाने का काम करें, मुसलमानों के बीच तालीमी तहरीक चलाएं, मुसलमानों के दरमियान शऊर की तहरीक चलाएं, उनको मुत्तहिद करें समाजी तौर पे, तालीमी तौर पे, क्योंकि जब समाजी और तालीमी तौर पे मुत्तहिद होते हैं तो एक आपकी ताकत बनती है। कर्नाटक में, केरला में अगर मुसलमानों की ताकत है तो सिर्फ सियासत में नहीं है,
इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है। जब आप तालीम में आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं, फाइनेंसेस में आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, तो फिर आप सियासत में भी आगे बढ़ते हैं। आप ये समझेंगे सियासत में तो हम छा जाएंगे और बाकी जगह हम सिर्फ डंडे बजाएंगे, कारोबार में और तालीम में हम पीछे रहेंगे, तो नहीं होता। तो हमारी मिली तंजीमों को सारी तवज्जो अपनी मुसलमानों की तालीमी हालत बेहतर बनाने पे, और तालीमी हालत से मतलब नहीं है कि सब पढ़ लिख रहे हैं, पुरानी बात हो गई पढ़ना लिखना। अब तो यह है कि क्वालिटी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, आपके जो है बच्चे जिंदगी के हर मामले के लिए तैयार हो जाएं। और उससे बड़ी चीज है एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करना मुसलमानों के बीच के, कारोबार के लायक, नौकरी के लिए नहीं। अब नौकरियां नहीं है सरकारी, मुसलमानों को नौकरियां नहीं करनी है, मुसलमानों को काम करना है, धंधा करना है, बिजनेस करना है, और बेहतरीन तरीके से करना है, नए नए आइडियाज के साथ करना है, ईमानदारी से करना है, अपनी इमेज चेंज करनी है। देखिए आज मुसलमानों का परसेप्शन जो है वो बदल गया। पिछले 20 साल में पूरी दुनिया ने मिलकर मुसलमानों के चेहरे पे कालक पोती है। अब इस कालक को कोई दूसरा नहीं हटाएगा, हमें खुद हटाना है। तो मुसलमानों को अपने चेहरे को बदलना होगा। कैसे? अपने ईमानदारी से, अपने खुलूस से, अपने काम से, अपनी तालीम से, अपने मोहल्ले, उनके मोहल्ले बेहतरीन मोहल्ले नजर आए, साफ सुथरे शानदार नजर आए। क्यों सबसे गंदे नजर आते हैं? इसी निजामुद्दीन में मैं जब जाता हूँ मेरा दिल रोता है कि इसी तबलीगी मरकज के सामने कूड़ा और गंद पड़ी रहती है। सुबह जब जाता हूँ यहाँ वेस्ट निजामुद्दीन से, जब मैं जैसे ही मुझे पता लग जाता है कि यहाँ पे बॉर्डर खत्म हो गया, यहाँ से मुस्लिम इलाके का बॉर्डर शुरू हो गया, जहाँ सड़क के ऊपर प्लेटें, खाए हुए चमचे, प्लास्टिक की वो पड़ी रहती हैं, खा खा के सब वहीं फेंकते जाते हैं। ये नहीं कि 2-4 बड़े कनस्तर रख दें जिसमें कूड़ा फेंकते जाएं। तो इस पे तहरीक चलाएं हमारी मिली तंजीमें सफाई की, हफ्ता मनाएं कि ये हफ्ता पूरा तहरीक इसका है, हफ्ता मनाएं स्कूलों को बेहतर बनाने का, हफ्ता मनाएं खेलों का कि मुसलमान बच्चे खेलों के लिए क्या करें। हर मदरसे के अंदर एक जिम बनाएं, मदरसों में सुबह सुबह बच्चों को कुरान करीम की तालीम के साथ साथ सुबह एक 5 किलोमीटर की दौड़ लगवाएं। उनसे आरएसएस वाले लगाते हैं, दूसरे को बच्चे लगाते हैं, आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, हमारे बच्चे नहीं, क्योंकि हम सियासत पे ध्यान नहीं देते। तो यहाँ तवज्जो देनी है, सब सियासत पे लगे रहते हैं। तो सियासत से सिर्फ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा सियासत मत करो, मैं सियासत के खिलाफ नहीं, मैं तो खुद सियासत में रहा हूं, आज भी सियासत में हूं, लेकिन उसके साथ साथ तालीमी काम करो। साउथ के अंदर जो हुआ है वो तालीमी काम हम सियासतदानों ने भी किया है, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, चीजें की हैं। उसके नतीजे में आज कर्नाटक में किसी भी की भी हुकूमत हो, वो मुसलमानों को पीछे नहीं धकेल सकता। केरला में किसी की हुकूमत हो, वो पीछे नहीं धकेल सकता। परसेंटेज बहुत कम है। हाँ, बहुत। हाँ, तो इसलिए यहाँ तक कि इवन गुजरात का मुसलमान इतने दंगे और सारी चीजों के बावजूद अपने तरीके से खामोशी से काम कर रहा है। ये तो यूपी, बिहार, बंगाल, लेकिन नहीं क्यों ऐसा है? 60-70% मुसलमान यही है। उसकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर मुझे एक अलग से आप इंटरव्यू कीजिएगा, मैं कोई घंटा भर लगेगा मुझे बुनियादी बातें समझाने में कि पार्टीशन का क्या हुआ, 1857 का क्या हुआ, मुगल हुकूमत का क्या हुआ, जो रिजर्वेशन दी अंग्रेजों ने मुसलमानों को 33%, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अगर मैट्रिक भी पास कर लेता था, सीधी उसकी रेलवे के अंदर, पुलिस के अंदर बढ़िया नौकरी लग जाती थी, उसे सिर्फ पास करना होता था। तो पढ़ता नहीं था, बस यहाँ से वहां से करके पास कर लिया, नौकरी ले ली। और जमींदारियां थी, तो ये तो जमींदारी में है, ये सरकारी नौकरी में है, या चाहे मुगलों का राज था। और अचानक क्या हुआ कि 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पूरा पढ़ा लिखा एक झटके में, जितना अलीगढ़ से तैयार हुआ था, जामिया से तैयार हुआ था, सारा पाकिस्तान चला गया। यहाँ पे बिल्कुल यतीम बेआसरा यहाँ का मुसलमान रह गया, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं रह गया। एक नस्ल जब गायब हो जाती है तालीम याफ्ता, अगली नस्ल तैयार करने में 50 बरस लगते हैं। अब ये दोबारा थोड़ी सी आनी शुरू हुई है, लेकिन इस बीच में हमारे लोगों ने जो तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए थी, हमारे इदारों को बचाने पे, हमारे हर शहर में बेहतरीन इदारे मौजूद हैं मुसलमानों के। फैज़ आम इंटर कॉलेज, इस्लामिया इंटर कॉलेज, हमारे बुजुर्गों ने अपनी ज़मीनें दी थी, जायदादें दी थी, अपनी इमारतें बनाई थी, आज वो सब बर्बाद हो रही हैं, उनकी इमारतें जमीन बोस हो रही हैं, गिर रही हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, मुसलमान एक पैसा देता नहीं उनको चलाने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए। इस पे आप मुझसे बात कीजिए कभी तालीमी मामला पे। मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तो मिली जमातें जो हैं, और मिली जमातें हैं क्या, मुझे बताएं कौन सी मिली जमातें हैं, कौन सी सियासी जमातें हैं मुसलमानों की जिनकी कोई ताकत है, जिनका कोई असर है, आपस में ही बिखरे रहते हैं। तो इसलिए ये नहीं, किसी भी जमात को आप वोट दीजिए, लेकिन आप अपनी बुनियादें मजबूत कीजिए। बुनियादें मजबूत होंगी तो बीजेपी भी आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकती, कोई भी आ जाए। और अगर आपकी बुनियादें मजबूत नहीं होंगी तो कितने समाजवादी पार्टी हुकूमत में आ जाए, कितनी ममता बनर्जी आ जाए, बंगाल में मुसलमान जो है 26 से 30% है,
सीपीएम की 37 साल हुकूमत रही, 37 साल, लेकिन मुसलमान 37 साल पहले भी 2.5% था रोजगार में, 37 साल बाद भी 2.5-3% था रोजगार में, बढ़ा नहीं। तो बड़ी सेकुलर हुकूमत थी ज्योति बाबू की, बड़ी सेकुलर हुकूमत थी, बड़ी सेकुलर हुकूमत थी मुलायम सिंह यादव की। मुसलमान की हालत क्या बेहतर हो गई? मुसलमान की हालत, मुसलमान जब तक दूसरों की तरफ देखेगा तब तक नहीं होगा, खुदा पर और खुदी पर जब तक एतबार और एतमाद नहीं होगा, मुसलमान की हालत नहीं बदलने वाली। खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने को तैयार ना हो। तो ये जरूरत है। आखिरी बस एक जुमले में 24 में क्या लग रहा है? देखिए 24 को आज कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सियासत में हम लोग कहते हैं कि 7 दिन एक बहुत लंबा अरसा होता है सियासत में। मैं अभी आज के दिन राजीव गांधी गए थे तमिलनाडु, 19 तारीख की रात को मुझे फोन किया था कि चलो मेरे साथ शाहिद तमिलनाडु। मैंने कहा नहीं, मैं शाहजहांपुर जा रहा हूं, मेरा वहां कैंपेन है। तो 20 को यहाँ वोट था दिल्ली में, 20 मई को। उन्होंने कहा अच्छा वोट डाल के जाना, चले जाओ जतेंद्र प्रसाद के यहाँ और तुम वोट डाल के जाना, मैं भी वोट डाल के जा रहा हूँ। राजीव गांधी यहाँ से वोट डाल के गए उड़ीसा से वो गए तमिलनाडु, और मैं वोट डाल के बाय रोड गया शाहजहांपुर। 21 तारीख को मैं वहां से भाग के वापस आया, मुझे कुछ घबराहट हुई, मेरठ में फसाद हो गया था। आके मैंने फोन किया राजीव गांधी के विंसेंट जॉर्ज को, उनके पीए को। उसने कहा रात में बात करा पाऊंगा जब वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। उस वक्त ये फोन तो होते नहीं थे, लैंडलाइन पे बात होती थी। तो उसने 10:30 बजे की बात कराऊंगा, और 10:30 बजे मुझे फोन आ गया कि कुछ बीबीसी की खबर है, कुछ धमाका हो गया। मैं फौरन भागा राजीव गांधी के यहाँ 10 जनपद पे, और मेरा उस वक्त सीधी एंट्री थी, कोई मेरे लिए सिक्योरिटी वो नहीं थी। सीधा जाके, उस वक्त तक कंफर्म नहीं हुआ था कि राजीव गांधी मारे गए। और सोनिया गांधी फोन पे चिदंबरम की वाइफ से बात कर रही थी दिल्ली से, और उसमें उसने बताया कि नहीं, उनके जूतों से पहचाना लोटो शूज से। वो लोटो शूज आज भी मुझे भी राजीव ने दिलवाए थे न्यूयॉर्क में, लोटो शूज जो आज मैंने फिर जिंदगी में कभी पहने नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई पहनने की। तो मैं कहने का मकसद ये है कि सियासत का रंग मिनटों में बदल गया। वो जो जीता हुआ इलेक्शन था, 1 हफ्ते पहले राजीव गांधी ने मुझसे बुला कहा था शायद मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, आप अपने अखबार से अलग कर लीजिए अपने को। मैं हमेशा कहता ना मेरा अखबार नहीं, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, मैं बाहर से ही करूंगा आपकी मदद, कांग्रेस पार्टी में नहीं आऊंगा। उन्होंने मुझे 14 तारीख को बुला के कहा था, और अगले दिन मैंने परवाना रदौलवी साहब को बुला के कहा कि भाई साहब वो आप संभालिए, मुझे अलग होना पड़ेगा, राजीव जी बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो लेकिन बदल गया। तो कहने का मकसद ये कि 2024 अभी बहुत दूर है, इस बीच पता नहीं क्या से क्या हो जाए, कितने रंग हों। अभी तो हमारी नजर जो है वो एक तरफ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलेक्शन की तरफ है, दूसरे हमें ये देखना है कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या रुख इख्तियार करती है। वही 2000 का नोट जिसको उन्होंने कहा था कि काला धन रोकने के लिए हम वापस ले रहे हैं, आज उसी 2000 के नोट हम ला रहे हैं काला धन से बचाने के लिए। आज उसी काले धन के नाम पे फिर 2000 का नोट आपने वापस ले लिया। तो कहीं अंदर बौखलाहट है, घबराहट है, परेशानी है, भी आ गया, बहुत कुछ आ रहा है। तो अभी देखते जाओ क्या क्या होता है, और असल डिपेंड करेगा 2024 डिपेंड करेगा कि अपोजिशन कितनी समझदारी से और कितने खुले दिल से, बड़े दिल से चलती है। अपोजिशन वालों को दिल अपने बड़े करने पड़ेंगे सबको, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो। छोटे दिल के साथ सब खत्म हो जाएंगे। अगर ये बड़ा दिल करेंगे तो सबके लिए एक बेहतर मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल है। जी बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब, और आपने देखा कि शाहिद सिद्दीकी साहब ने कई इंपॉर्टेंट बातों की तरफ इशारा किया। हमने एक तवील और तफसील के साथ गुफ्तगू की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 में क्या होगा। कर्नाटक का जो सफर शुरू हुआ है, क्या वो 2024 पर असरअंदाज होगा। और जिस तरीके से मुसलमानों ने कर्नाटक में अपना रोल अदा किया, हालांकि इन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर भी नजर सबकी 20% मुसलमानों पर होती है, तो उसका क्या रोल होगा। बातें और भी करेंगे 24 से पहले, फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।